वो लड़की जिसे दुनिया परफेक्ट समझती है, जिसकी मुस्कान में सुकून और आंखों में भरोसा दिखता है, लेकिन कोई नहीं जानता कि उसके दिल में प्यार नहीं, सिर्फ हिसाब किताब रहता है। हर रिश्ता उसके लिए एक सीढ़ी है, हर एहसास एक चाल। वो डियर एक्स कहकर खत लिखती है, कभी प्यार के नाम पर, कभी बदले की आग में। पर जब झूठे इमोशंस के इस खेल में कोई उसे सच्ची दिल से चाहने लगता है, तो पहली बार उसकी दुनिया हिलने लगती है। ये कहानी है प्यार, धोखे और उस सवाल की, क्या दिल से खेल खेलने वाला इंसान खुद कभी हार सकता है। इधर इगांग मारी से मिलता है और कहता है कि उसने उसकी बात मानकर अजन के साथ शो किया है। अब मारी को भी उसकी मदद करनी होगी और लेना को उसकी जिंदगी से दूर करना होगा। मारी हाँ कह देती है। तभी उसे शूट से कॉल आता है और लेना की हरकतों के बारे में बताया जाता है। मारी सेट पहुंचकर लेना को उसके पुराने शराब पीकर किए गए एक्सीडेंट की याद दिलाती है, जिसमें मारी ने किसी और को जेल भेजकर उसे बचाया था। ये सुनकर लेना डर जाती है। अजन ये सब देखकर सोच में पड़ जाती है कि मारी के पास सभी लोगों के पुराने राज है, तो क्या उसके भी राज मारी के पास होंगे। अगले दिन मेकअप रूम में लेना फिर अजन को ताना मारती है, पर इस बार अजन जवाब देती है कि हर किसी का एक पिछला समय होता है। ये सुनकर लेना चुप हो जाती है। फिर एक डिलीवरी बॉय होटल में आता है। जब लिफ्ट खुलती है तो उसमें अजन होती है। अजन कार में बैठकर चली जाती है। उसके जाते ही वो लड़का हेलमेट उतारता है और पता चलता है कि वो जियाहो है। जियाहो मुस्कुराकर कहता है कि उसने अजन को बहुत याद किया। अजन अपने प्रबंधक यांग से बात करते हुए इमारत पर लगा एक बड़ा बैनर देखती है, जिस पर जुनसियो की तस्वीर होती है। जुनसियो अब एक मशहूर लेखक बन चुका है और उसने अपनी किताब के लिए नया नाम भी रख लिया है। वो अपनी नई किताब के लॉन्च में व्यस्त है। उधर जुनसियो की माँ यून दादाजी से पैसे मांगने आती है, क्योंकि उसका सारा पैसा व्यवसाय में डूब चुका है। दादाजी उसे निकाल देते हैं और जुनसियो से कहते हैं कि वो इन बातों की चिंता न करे। बाद में हम जियाओ को अपनी आंट से मिलते देखते हैं। वो आंट को धन्यवाद कहने आता है, क्योंकि उन्होंने उसके छोटे भाई का ख्याल रखा था। जियाओ बाहर निकलता है और दूर से अपने भाई को स्कूल से लौटते हुए देखता है, पर सामने आने की हिम्मत नहीं कर पाता। वो रोते हुए चुपचाप वहाँ से चला जाता है। इसके बाद जुनसियो का फैन मीट होता है। वो अपने प्रशंसकों से मिल रहा होता है। तभी वहाँ यून भी आ जाती है। फैन मीट खत्म होने के बाद जुनसियो एक शूटिंग सेट पर जाता है, जहाँ अजन और इगांग साथ में शूट कर रहे होते हैं। यून जब अजन और जुनसियो को नजदीक देखती है तो उसे बुरा लगता है और वो जुनसियो को वहाँ से खींच कर ले जाने लगती है। अजन उन्हें देख लेती है और दूर से ये सब लेना भी देख रही होती है। वो तुरंत यून के पीछे चल देती है। यून जुनसियो से पूछती है कि वो अजन से मिलने क्यों आया है। जुनसियो कहता है कि वो सिर्फ अपने काम के लिए आया है और पूछता है कि यून यहाँ क्यों आई है। यून कहती है कि वो उसकी माँ है। जुनसियो कहता है कि उसे सिर्फ पैसे चाहिए, वो पैसे दे देगा, और फिर वहाँ से चला जाता है। लेना उनकी बात सुन लेती है और अपने प्रबंधक से कहती है कि उसे जुनसियो से मिलना है, क्योंकि वह उसकी किताब का प्रचार करना चाहती है। इधर यून मारी के ऑफिस पहुंचती है और कहती है कि वो अजन की सौतेली माँ है और अजन ने उसके पति की हत्या की थी। वो अब अजन को टीवी पर देखकर सह नहीं पाती। मारी पूछती है कि जब उसने अजन को घर से निकाल दिया था और पति से कोई रिश्ता भी नहीं रखा था, तो अचानक इतनी चिंता क्यों। मारी समझ जाती है कि यून पैसे मांगने आई है। तभी वहाँ अजन आ जाती है और यून तुरंत चली जाती है। मारी अजन से कहती है कि ये सब नया नहीं है, वो बस अपने काम पर ध्यान दे। बाहर आने पर लेना फिर अजन को ताना मारती है। अजन मुस्कुराकर कहती है कि वो जितना उसके अतीत को जानने की कोशिश करेगी, उतना ही परेशान होगी। इसके बाद लेना जुनसियो से मिलती है और उसकी निजी जिंदगी के बारे में पूछने लगती है, पर जुनसियो कोई दिलचस्पी नहीं दिखाता। दोनों एक लाइव शूट करते हैं और अजन भी उसे देखती है। अजन समझ जाती है कि जुनसियो की नई किताब उसी के ऊपर लिखी गई है। शूट के बाद लेना जुनसियो से कहती है कि वो उसे छोड़ दे। जुनसियो मना करता है, पर लेना किसी तरह उसे मना लेती है। उधर अजन यांग से ऑफिस चलने को कहती है, क्योंकि बिजली का काम चल रहा है। यांग उसे ऑफिस पर छोड़ देती है। इसी दौरान लेना को यांग से मैसेज आता है कि अजन ऑफिस में है। लेना तुरंत जुनसियो को वहाँ ले जाती है। अजन सीढ़ियों से ऊपर जाती है, जबकि लेना लिफ्ट से, ताकि वो जल्दी पहुँच सके। ऑफिस के अंदर लेना अजन को धमकाती है कि उसके पास अजन का पूरा अतीत है। दोनों पार्किंग में आ जाते हैं। लेना उसे थप्पड़ मारती है और घुटनों पर बैठने को कहती है। अजन उसे घूरती रहती है। तभी जुनसियो वहाँ आ जाता है और लेना उसके साथ चली जाती है। बाद में लेना जुनसियो से कहती है कि उसने अजन को हरा दिया है। जुनसियो मुस्कुराता है। वो उसे क्रिसमस पार्टी के लिए भी बुलाती है और जुनसियो मान जाता है। पार्टी में इगांग बीमार हो जाता है। अजन उसे पानी देती है और चुपचाप चली जाती है। बाहर वो लेना और जुनसियो को साथ देखती है। तभी स्क्रीन पर अजन और लेना का झगड़े वाला वीडियो चल जाता है। सब हैरान रह जाते हैं, लेकिन मारी इसे स्क्रिप्टेड बताकर संभाल लेती है। बाद में अजन लेना को बताती है कि उसे पहले ही सब पता था और उसने यांग और लेना की बात का पूरा सबूत रिकॉर्ड कर लिया था। लेना स्तब्ध रह जाती है। बाहर निकलते ही एक वेटर उसके पास आता है, जो असल में सीनियर ऑफिसर होता है। वो अजन को धमक देता है कि वो उसका अतीत सबके सामने लाएगा। अजन डर जाती है। लेना ये सब सुन लेती है और अधिकारी की तस्वीर लेकर किसी को भेज देती है। ये बात जुनसियो भी सुन लेता है। जुनसियो घर लौटता है और देखता है कि अजन उसका इंतजार कर रही है।
अजन उसे गले लगा लेती है। जुनसियो का गुस्सा शांत हो जाता है। अजन कहती है कि वो अब सब अकेले नहीं संभाल पा रही और उसे जुनसियो की मदद चाहिए ताकि वो इगांग से प्यार कर सके। ये सुनकर जुनसियो हैरान रह जाता है। जुनसियो अपने घर के बाहर आता है और अजन से जुड़ी बात को सोचते हुए कहीं जाने लगता है। उसी समय उसके पीछे से यून जुनसियो के घर आती है और बेल दबाती है। अजन यून को कैमरे में देख लेती है और दरवाजा खोल देती है। यून अजन को देखते ही उस पर गुस्सा निकालने लगती है और कहती है कि अजन ने अपने माता पिता का मर्डर किया है, इसलिए वो कभी स्टार नहीं बन सकती। अजन यून की बात सुनकर उसे पलटकर जवाब देती है और उसे प्रोवोक भी करती है। ये सुनकर यून उसे मारने लगती है। तभी वहाँ जुनसियो आ जाता है। अजन चिल्लाकर कहती है कि वो अभी भी इस बुरी स्थिति में फंसी हुई है, उसकी लाइफ बदली ही नहीं। ये बोलकर वो वहाँ से जाने लगती है। जुनसियो उसके पीछे जाता है और कहता है कि वो उसे ड्रॉप कर देगा। अजन मान जाती है और उसकी कार में बैठ जाती है। अगले सीन में इंगांग और अजन एक लव शूट करते हैं। शूट के बाद अजन इंगांग को उसकी एक्टिंग में मदद के लिए धन्यवाद देती है। इंगांग उसे शूट के बाद मिलने के लिए बुलाता है। दोनों कैफे में मिलते हैं। इंगांग बताता है कि वो एक बैंड में था जो अब डिसबैंड हो चुका है। उसका दोस्त जहयोक बहुत फेमस था। एक अवार्ड शो के दौरान जहयोक ने केक खा लिया था, जबकि उसे नट से एलर्जी थी। इंगांग को ये पता था, फिर भी उसने किसी को कुछ नहीं बताया। जहयोक को अस्पताल ले जाने के बाद इंगांग को उसी इवेंट की होस्टिंग का मौका मिल गया और उसकी लाइफ बदल गई। लेकिन जहयोक की जिंदगी बर्बाद हो गई। अब रोज जहयोक उसे ऑल द बेस्ट मैसेज भेजता है। इंगांग को गुस्सा आता है क्योंकि उसे नहीं पता कि जहयोक सच में जानता भी है या नहीं। अजन पूछती है कि वह ये सब उसे क्यों बता रहा है। इंगांग कहता है कि उसे वो वीडियो पसंद आया था जो अजन ने बनाया और सबको दिखाया। वो नहीं चाहता कि अजन अपनी लाइफ में कभी ऐसा कुछ करे जिसे वो बाद में पछताए। ये बोलकर वो चला जाता है। उसी समय अजन को सीनियर ऑफिसर पाक का कॉल आता है। वो कहता है कि उसके पास बहुत से सबूत है और अजन को उससे मिलना होगा। अजन मान जाती है। उधर इंगांग अपने पुराने बैंड मेंबर से मिलता है। वे उसे जहयोक से मिलने को कहते हैं, लेकिन इंगांग मना कर देता है। अजन एक बार में पहुंचती है। पाक उसे एक कमरे में बुलाता है। जिस कमरे की ओर अजन जा रही होती है, उसके पास वाले कमरे से इंगांग बाहर आता है और उसे देख लेता है। अजन जिस कमरे में जाती है वहाँ ड्रग एडिक्ट्स होते हैं, जिनमें उसका स्कूल का एक लड़का भी शामिल होता है, जिसकी लाइफ अजन ने पहले खराब कर दी थी। पाक कॉल पर कहता है, यही तुम्हारा भविष्य है। ये सुनकर अजन गुस्से में बाहर आ जाती है। इंगांग उसे रोकता है। दोनों इंगांग की कार में बैठते हैं। अजन बताती है कि उसे यहाँ मिलने बुलाया गया था। इंगांग कहता है कि वो कोई बच्ची नहीं जो कोई भी बुलाए और वो चले आए। उसे खुद को ऐसी स्थिति में नहीं डालना चाहिए। वो अजन को कार से उतरने को कहता है। अजन उतर जाती है और इंगांग चला जाता है। अगले सीन में जियाओ अपने पुराने बॉस से मिलता है। बॉस उससे अजन के बारे में पूछता है। जियाओ कहता है कि अजन अब एक नई लाइफ जी रही है, लेकिन वो जल्द ही उससे मिलने जाएगा। बॉस जियाओ को पाक की फाइल देता है। ये फाइल लेना ने मंगवाई थी। जियाओ एक रेस्टोरेंट में जाता है जहाँ पाक खाना खा रहा होता है। पाक गलती से उसकी शर्ट पर सूप गिरा देता है। सफाई करते समय जियाओ मौका पाकर पाक का फोन बदल देता है और बाद में उसके फोन से एक डिवाइस कनेक्ट कर लेता है ताकि वो पाक की सारी बात सुन सके। पाक बाद में पत्रकार लम से मिलता है। दोनों अजन के माता पिता के मर्डर केस पर बात करते हैं। ये सुनकर जियाओ शॉक में आ जाता है। जियाओ जुनसियो से मिलता है और उसे पूरी रिकॉर्डिंग सुनाता है। वो रिकॉर्डिंग जो अजन का करियर बर्बाद करने के लिए थी, लेकिन उसी में पाक की पूरी लाइफ भी फंस चुकी है। जियाओ कहता है कि उसे लगा था अजन अब खुश है, लेकिन उसने बहुत कुछ झेला है। जुनसियो बताता है कि अजन पर कोई केस नहीं है, लेकिन अब उसे दोनों की मदद की जरूरत है। जियाओ कहता है कि वो अजन के लिए कुछ भी करेगा। अगले सीन में अजन जुनसियो से मिलने आती है। जुनसियो कहता है कि उसके लिए एक सरप्राइज आने वाला है और मदद भी करेगा। तभी वहाँ जियाओ आता है। अजन उसे देखकर मुस्कुराती है और वो उसे गले लगा लेता है। तीनों साथ बैठकर बात करते हैं। जियाओ अजन को खूब हंसाता है। जुनसियो पहली बार देखता है कि अजन उसके साथ कभी इतनी खुश नहीं रही थी। जियाओ और जुनसियो मिलकर अजन के लिए इंगांग से जुड़ी सारी जानकारी निकाल लेते हैं, जिसमें उसकी ग्रैंडमा और उसके छोटे भाई की डिटेल होती है। इंगांग अपनी माँ की डेथ एनिवर्सरी के लिए अपनी ग्रैंडमा के घर जाने वाला होता है। उसी समय जियाओ इंगांग की ग्रैंडमा की डायरी चुराकर अजन को दे देता है। अजन को पता चलता है कि इंगांग की ग्रैंडमा एक टेम्पल जा रही है। वो भी वही पहुंच जाती है और मंदिर में मौजूद महिलाएं अजन को देखकर बात करती है कि वो एक मूवी एक्ट्रेस होते हुए भी कितनी डाउन टू अर्थ है। इंगांग की ग्रैंडमा भी ये सब सुनती है। अगले सीन में अजन ह्यूयांग के लिए इंगांग की ग्रैंडमा वाली बिल्डिंग में एक फ्लैट ले देती है, क्योंकि उसे तुरंत जरूरत थी। फिर वो ह्यूयांग के लिए बहुत सारा सामान ऑर्डर कर देती है और कहती है कि गलती से ज्यादा ऑर्डर हो गया, इसलिए वो ये सब पड़ोसियों में बांट देगी। इसके बाद अजन इंगांग की ग्रैंडमा के घर जाती है। ग्रैंडमा उसे देखकर हैरान हो जाती है और कहती है कि उन्होंने उसे मंदिर में भी देखा था। वे अजन को डिनर के लिए इनवाइट करती है और बताती है कि आज उनकी बेटी की डेथ एनिवर्सरी है। ये सुनते ही अजन रोने लगती है। तभी इंगांग वहाँ पहुँच जाता है। वो अजन का हाथ पकड़कर उसे घर से बाहर ले जाता है। ग्रैंडमा रोकती है पर वो नहीं सुनता। अजन कहती है कि इंगांग उसे गलत समझ रहा है, पर इंगांग का मानना है कि वो ये सब जानबूझकर कर रही है।
अजिन समझाती है कि ग्रैंडमा ने उसे खुद डिनर के लिए बुलाया था, पर इंगांग नहीं मानता। अजिन कहती है कि उसे लगा था इंगांग अच्छा इंसान है, लेकिन असल में वो बहुत सेल्फिश और कायर है। लोग कहते हैं कि वो जल्दी मर जाएगा क्योंकि वो अकेला रहता है और कभी खुश नहीं होता। ये कहकर अजिन वहाँ से चली जाती है। इंगांग अपने भाई के साथ सारी रस्में पूरी करता है। फिर वो ग्रैंडमा से कहता है कि दुनिया में सब लोग बुरे नहीं होते और उन्हें लोगों से दूर रहने की जरूरत नहीं, वो भी शायद अकेले ही नहीं मरेगा। ये कहकर इंगांग अपनी कार में बैठकर रोने लगता है। उधर अजिन फोन पर ये सब देखती है और जुन सियो से कहती है कि उसने इंगांग से बहुत कुछ कह दिया है, शायद उसे चोट पहुंची होगी, लेकिन इंगांग जल्द ही उसे कॉल जरूर करेगा। अजिन ये भी कहती है कि वो सिर्फ 1 साल के लिए ही इंगांग को डेट करेगी। अगली सुबह इंगांग मीटिंग के लिए पहुंचता है, जहां अजिन ने पहले से ही प्लान करके जिह्योक को भी भेज दिया था। जिह्योक इंगांग को सच बताता है कि उसने उस दिन जानबूझकर केक खाया था क्योंकि उसे आइडल की लाइफ अच्छी नहीं लग रही थी और वो इंगांग को इसलिए मैसेज करता था ताकि इंगांग को गिल्टी महसूस हो। ये सुनकर इंगांग उसे घूंसा मार देता है। जिह्योक कहता है कि अजिन उसके पास आई थी, वो बहुत अच्छी लड़की है, उसी ने उसे सच बोलने की हिम्मत दी। गुस्से में इंगांग मिरी के पास जाता है और कहता है कि अब वो अजिन के साथ कोई प्रोजेक्ट नहीं करेगा और वो और लीना अपने ब्रेकअप की खबर तुरंत पब्लिक कर दे। मिरी मान जाती है। अगले दिन लीना और इंगांग की ब्रेकअप न्यूज हर जगह चल रही होती है। लीना गुस्से में पत्रकार लिम को फोन करके ये सब रोकने के लिए कहती है, पर लिम कहता है कि ये उसके बस में नहीं। लीना नहीं मानती। उधर अजिन ये खबर देखकर मुस्कुरा देती है। फिर पार्क कुछ जानकारी लेकर जा रहा होता है, तभी जियाहो उसका पीछा करता है और मौका मिलते ही उसे किडनैप कर लेता है। जियाहो और जुन सियो पार्क को चेतावनी देते हैं कि वो अजिन से दूर रहे। पार्क नहीं मानता। तब जुन सियो उसे उसकी बेटी की फाइल दिखाता है जो ड्रग एडिक्ट होती है। ये देखकर पार्क डर जाता है। लिम उसका इंतजार कर रहा होता है, पर उसे पार्क का मैसेज आता है कि उसके पास कोई जानकारी नहीं है, जिससे लिम हैरान रह जाता है। लिम लीना से मिलता है। लीना उस पर गुस्सा करती है कि पार्क ने कुछ नहीं बताया। लिम कहता है कि सारी खबरें झूठ थी। लीना उससे कहती है कि वो दोनों कजिन है और अब लिम उसके लिए पॉजिटिव न्यूज बनाए। लिम मान जाता है। जियाहो जुन सियो से कहता है कि अजिन अब इंगांग को डेट करेगी और जुन सियो को इससे कोई दिक्कत नहीं। जुन सियो कहता है कि उनके बीच कुछ नहीं है, तो जियाहो कहता है कि इतना क्लोज होने के बाद भी जुन सियो कुछ नहीं कर पाया। दोनों लिम की न्यूज के बारे में बात करते हैं। इधर अजिन इंगांग की ग्रैंडमा से मिलने जाती है। ग्रैंडमा माफी मांगती है, पर अजिन कहती है कि सब गलतफहमी थी और अब सब ठीक है। उधर जुन सियो और इंगांग दोनों ही अपनी मूवी का सीन देखते हुए अजिन के बारे में सोचते रहते हैं। इंगांग अजिन को डिनर के लिए इनवाइट करता है और अजिन हंसकर हाँ कह देती है। जियाहो अजिन से मिलने आता है और कहता है कि वो अपने भाई के ग्रेजुएशन डे पर गया था, पर उससे मिलने की हिम्मत नहीं हुई। अजिन कहती है कि अगर उसके पास जियाहो जैसा भाई होता तो वो उसे कभी दूर नहीं करती। फिर वो जियाहो को काम पर लौटने के लिए कहती है। इंगांग ट्रैफिक में फंसा होता है। तभी जियाहो अजिन के कहने पर अपनी बाइक लेकर इंगांग की कार के सामने आ जाता है और एक्सीडेंट हो जाता है ताकि इंगांग लेट हो जाए, जैसा कि अजिन ने प्लान किया था। उधर जुन सियो लीना से मिलता है। लीना उससे उसके और अजिन के रिश्ते के बारे में पूछती है। जुन सियो कहता है कि अजिन उसकी स्टेप सिस्टर है, लेकिन लीना कहती है कि वे दोनों भाई बहन जैसे बिल्कुल नहीं लगते। जुन सियो बहुत नशे में होता है और कुछ लड़के अजिन के पोस्टर पर उसकी बॉडी को लेकर गलत बातें कहते हैं। ये सुनकर जुन सियो उनसे लड़ पड़ता है और वे उसे बुरी तरह मारते हैं। लीना वहाँ पहुंचकर उन्हें भगा देती है। जुन सियो वही बेहोश हो जाता है और लीना उसे जगाने की कोशिश करती है। अजिन इंगांग का इंतजार कर रही होती है। रेस्टोरेंट बंद होने वाला होता है जब इंगांग दौड़ता हुआ पहुंचता है। वो पूछता है कि वो घर क्यों नहीं गई। अजिन कहती है कि वो उसका इंतजार कर रही थी, उसे ठंड लग रही होगी। ये सोचकर वो अपना स्कार्फ इंगांग को पहना देती है। इंगांग अजिन को किस कर लेता है। अजिन और इंगांग एक दूसरे को किस कर रहे होते हैं और उसी समय लिम उन्हें देख लेता है और उनकी फोटो क्लिक कर लेता है। दूसरी तरफ जियाहो भी उनकी फोटो खींच रहा था। तस्वीर देखकर जियाहो रोने लगता है और कहता है कि उसे बहुत हर्ट हो रहा है। उधर जुनसियो लाना को उसकी कार तक छोड़ने आता है। लाना कहती है कि जुनसियो ने अजिन के लिए फाइट की, जबकि वो होश में भी नहीं था। जुनसियो जवाब देता है कि उसने किसी के लिए फाइट नहीं की, बस उन लोगों की बातें उसे अच्छी नहीं लगी। लाना कहती है कि जुनसियो बिल्कुल उसके टाइप का है। जुनसियो लाना को कार में बैठाता है और लाना बैठते ही सो जाती है। तभी लिम का कॉल आता है। जुनसियो कॉल रिसीव करता है और लिम कहता है कि उसने अजिन और इंगांग को किस करते हुए देख लिया। ये सुनकर जुनसियो गुस्से और जलन से भर जाता है, लेकिन फिर भी वो अजिन को लिम के बारे में टेक्स्ट भेजकर सावधान कर देता है। अगले दिन लिम वो तस्वीरें मेरी को भेज देता है। मेरी अजिन से पूछती है तो अजिन कहती है कि वह और इंगांग एक दूसरे को पसंद करते हैं और इंगांग के बारे में कोई भी फेक न्यूज नहीं आएगी, ये वो प्रॉमिस करती है। अजिन कहती है कि वो खुद लिम से मिलने जाएगी। इंगांग वहाँ आता है तो अजिन उसे मेरी से बात करने को कहकर चली जाती है। इंगांग मेरी को बताता है कि आर्टिकल से उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो अजिन के साथ खुश है और मेरी भी सपोर्ट करे। मेरी हैरान होती है क्योंकि पहले इंगांग को अजिन बिल्कुल पसंद नहीं, लेकिन इंगांग कहता है अब सिचुएशन बदल गई है। अजिन लिम से मिलती है और कहती है कि वो लिम को एक ऐसी न्यूज देगी
जिससे उसका आर्टिकल वायरल हो जाएगा, लेकिन वो उसे पॉजिटिव तरीके से अजिन के सपोर्ट में पोस्ट करेगा, वरना अजिन को पता है कि लिम और लाना कजिन है। लिम सोचने के बाद मान जाता है और थोड़ी देर बाद अजिन और इंगांग के रिलेशनशिप की न्यूज वायरल हो जाती है। फिर अजिन का अगला टारगेट बनती है लाना। अजिन अपनी टीम की हवांग को डेट पर भेजती है और चेतावनी देती है कि वो ड्रिंक न करे, लेकिन हवांग बहुत ड्रिंक कर लेती है और सामने बैठा जियाहो लाना के सीक्रेट के बारे में पूछता है। नशे में हवांग सब बता देती है और जियाहो पूरी बात रिकॉर्ड कर लेता है। अगले दिन ये वीडियो लाना के पास पहुंचती है। उसमें हवांग ने सच बोला होता है कि लाना ने ही नशे में कार एक्सीडेंट किया था और हवांग ने उसकी जगह सजा काटी थी। लाना घबरा जाती है। उसी समय अजिन आती है और कहती है, मैंने पहले कहा था मेरे मामलों में मत पड़ना, अब देख क्या हुआ। लाना डर के मारे कांपती रहती है और अजिन मुस्कुराकर वहाँ से चली जाती है। बाहर आते ही अजिन हवांग से कहती है कि वो अब उसके साथ काम जारी नहीं कर सकती, क्योंकि भविष्य में उसके साथ भी ऐसा हो सकता है, और वो हवांग को नौकरी से निकाल देती है। शाम को अजिन इंगांग के भाई इनमू और ग्रैंडमा के साथ बर्थडे सेलिब्रेशन करती है। सब साथ में बहुत खुश होते हैं। आने वाले महीनों तक अजिन और इंगांग हर जगह साथ दिखाई देने लगते हैं। जियाहो दुखी होता है, लेकिन कुछ कर नहीं पाता और जुनसियो अपना अगला नॉवल लिखने में लग जाता है। अजिन की नई मूवी का प्रीमियर होता है। लाना जुनसियो से पूछती है कि क्या वो उसके साथ चलेगा, और अजिन का नाम सुनकर जुनसियो चला जाता है। वहाँ अजिन इंगांग के साथ होती है और जुनसियो उन्हें देखकर बहुत जलता है। घर लौटकर वो देखता है कि जियाहो पहले से उसके घर पर होता है। दोनों में बहस होती है और उसी रात जुनसियो को उसकी माँ यून का कॉल आता है, लेकिन वो इग्नोर कर देता है और यून जुनसियो से और ज्यादा नाराज हो जाती है। अगले दिन जुनसियो अपने दादा से मिलने अस्पताल जाता है। दादा बहुत बीमार होते हैं। जुनसियो नौकरों को सख्त चेतावनी देता है कि यून को इस बारे में पता नहीं चलना चाहिए, लेकिन उसी समय यून चोरी से जुनसियो के घर में घुसती है और उसे एक डॉक्यूमेंट मिल जाता है। जुनसियो ने लॉन्ग स्टार कंपनी में इन्वेस्ट किया है और अजिन उसी कंपनी की आर्टिस्ट है। यून अजिन से मिलने कंपनी में जाती है और कहती है कि अजिन ने जुनसियो को इन्वेस्टमेंट के लिए उकसाया है। अजिन पलट कर कहती है कि यून कब से जुनसियो की फिक्र करने लगी, और अगर यून उसकी टारगेट नहीं बनना चाहती तो यहाँ से चली जाए, वरना अगर जुनसियो को पता चल गया कि यून एक इलेजिटिमेट चाइल्ड है तो क्या वो अपनी माँ को छोड़ देगा। ये सुनकर यून सदमे में चली जाती है। एक इवेंट के दौरान अजिन को सांगे दिखाई देती है। स्कूल की वही लड़की सांगे अजिन के अतीत की बातें ऑनलाइन पोस्ट कर देती है। जियाहो ये पोस्ट देखता है और तुरंत स्कूल के सभी स्टूडेंट्स को भेज देता है और सब मिलकर सांगे को एक्सपोज कर देते हैं। अंत में सांगे पोस्ट डिलीट कर देती है। मिली कहती है कि अब ज्यादा चिंता मत करो, और अजिन मुस्कुरा देती है। उधर इंगांग कॉन्सर्ट के लिए शहर से बाहर जाता है। अजिन की तबीयत ठीक नहीं होती और रात में उसे आवाज सुनाई देती है। दरवाजे पर ग्रैंडमा होती है। इंगांग ने ही उन्हें बुलाया होता है। ग्रैंडमा अजिन की देखभाल करती है और कहती है कि वो भी परिवार का हिस्सा है। अजिन पहली बार ऐसा प्यार महसूस करती है और ग्रैंडमा को घर का कोड बताकर कहती है कि जब चाहे यहाँ आ सकती है। उसी दौरान कॉन्सर्ट में मेरी इंगांग से मिलती है और उसे बेबी शूज खरीदते देख डर जाती है। इंगांग कहता है कि उसे अजिन से शादी करनी है और परिवार शुरू करना है। मेरी सदमे में रह जाती है क्योंकि अजिन का करियर अभी शुरू ही हुआ है। इसी बीच अजिन मंदिर में होती है, जहां अचानक संग आ जाता है। अजिन हैरान हो जाती है। उसी समय ग्रैंडमा, इनमो और इंगांग भी वहां आ जाते हैं। ग्रैंडमा पहले से संग को जानती थी क्योंकि वो जेल में वॉलंटियरिंग कर चुकी है। अजिन तनाव में आ जाती है। उधर लाना जुनसियो के घर पहुंचकर गलती से जियाहो को गले लगा लेती है और दोनों असहज हो जाते हैं। जियाहो बाहर निकलता है तो उसी समय अजिन का कॉल आता है, जिसने जियाहो को एक काम दिया होता है। तभी वहाँ जुनसियो भी आ जाता है और पूछता है कि अजिन का कॉल आया है। जियाहो हाँ तो नहीं बोलता, लेकिन जुनसियो समझ जाता है क्योंकि जब भी अजिन कॉल करती है जियाहो के चेहरे पर एक अलग सी चमक आ जाती है। अगले दिन लाना और जुनसियो की डेटिंग की अफवाहें फैल जाती है। मेरी जुनसियो से मिलती है क्योंकि वो लॉन्ग स्टार का इन्वेस्टर है। वो बताती है कि जुनसियो अपनी नई बुक में अजिन को कास्ट करना चाहता है और तभी वो लॉन्ग स्टार के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करेगा। इंगांग के लिए ये बुरी खबर होती है क्योंकि अजिन अभी मानसिक रूप से कमजोर होती है, लेकिन ये उसके करियर के लिए एक बड़ा अवसर भी है। उसी समय जियाहो अजिन के कहने पर संग की जासूसी कर रहा होता है और बताता है कि संग हर हफ्ते अपने पिता की कब्र पर जाता है, जिम जाता है और माफी मांगता है, यानी वह अब किसी के लिए खतरा नहीं है। फिर अजिन जुनसियो के घर जाती है। जुनसियो ताना मारता है कि अब ज्यादा समय हो गया है। उसने कहा था कि वो 1 साल तक डेट करेगी, लेकिन अब उसे सब खत्म करना चाहिए। अजिन कहती है कि वो जब चाहेगी तब खत्म करेगी। जुनसियो कहता है लोग बदल जाते हैं। अजिन कहती है तुम लाना को डेट कर रहे हो। जुनसियो कहता है कि वो ऐसा इसलिए कर रहा है ताकि वो अजिन को लाना से बचा सके। अचानक लाना अंदर आ जाती है। माहौल खराब हो जाता है। अजिन वहाँ से चली जाती है। अगले दिन लाना लिम को धमकाती है कि वो उसके लिए कुछ नहीं लिखता और फिर वो इंगांग का पता निकालती है और जुनसियो को लेकर वहाँ पहुँच जाती है। उधर इंगांग अजिन को प्रपोज करने वाला होता है, लेकिन इसी समय लाना और जुनसियो पहुँच जाते हैं। सबके सामने बड़ी बहस होती है। इंगांग को पता चलता है कि अजिन और जुनसियो क्लास में थे। फिर लाना बताती है कि अजिन जुनसियो के घर भी गई थी। इंगांग ये सुनकर टूट जाता है
और वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ उसी समय अजिन के घर पर ग्रैंडमा के हाथ से प्लेट गिर जाती है और उन्हें चोट लगती है। मेडिसिन ढूंढते हुए उन्हें पुरानी डायरी में जाती है। अजिन भाग कर आती है। इंगांग पूछती, ये सब क्यों नहीं बताया? अजिन कहती है, क्योंकि तुमने कभी पूछा नहीं। मेरा पास्ट अच्छा नहीं था, इसलिए मैं बताना नहीं चाहती थी। तभी इम्मो का कॉल आता है। ग्रैंडमा को डायरी मिल गई है। अजिन हैरान रह जाती है। इंगांग कहता है कि उसकी फ्लाइट है और ग्रैंडमा की हालत भी खराब है, इसलिए अजिन उनके पास जाए और ध्यान रखे। तभी अचानक जुनसियो आता है और कहता है कि उसे नहीं पता था कि लाना उसे यहाँ ले आएगी। फिर वो अजिन से कहता है, तुम अपना बर्थडे सेलिब्रेशन जारी रखो, मैं जा रहा हूँ। अजिन उसे जाते हुए देखती रह जाती है। अजिन जल्दी से वहाँ से निकलती है और जियाहो को कॉल करती है। सड़क पार करते हुए एक कार उसके सामने रुकती है, लेकिन वो ध्यान नहीं देती और जियाहो की बाइक पर बैठकर चली जाती है। अजिन और जियाहो ग्रैंडमा के घर पहुँचते हैं और वहाँ जुनसियो भी पहले से मौजूद होता है। दोनों अजिन का इंतजार कर रहे होते हैं। तभी अचानक ऊपर से जोर की आवाज आती है। वे भाग कर जाते हैं और ग्रैंडमा सीढ़ियों से नीचे गिरी होती है। सिर से खून बह रहा होता है और अजिन ठीक ऊपर खड़ी होती है। जियाहो और जुनसियो चौंक कर अजिन को घूर रहे होते हैं। अस्पताल में ग्रैंडमा ऑपरेशन थिएटर में होती है और अजिन बाहर खड़ी होती है। कुछ देर बाद ऑपरेशन पूरा होता है, लेकिन ग्रैंडमा की मृत्यु हो जाती है। अगले दृश्य में इंगांग वापस आता है। ग्रैंडमा के फ्यूनरल में वो टूट कर रोता है और अजिन उसे संभाल रही होती है। सभी लोग इंगांग और इन्मो से संवेदनाएं व्यक्त करते हैं। दूसरी तरफ पुलिस अजिन से पूछताछ करती है। अजिन कहती है कि वो ग्रैंडमा से मिलने गई थी। ग्रैंडमा बाहर बिल्लियों को खाना देने गई थी और अचानक बेहोश होकर गिर गई। अजिन उनके पास ही थी, लेकिन कुछ नहीं कर सकी। फ्लैशबैक में दिखता है ग्रैंडमा गिरते ही जियाहो अजिन से वहाँ से जाने को कहता है और कहता है कि वो कैमरा फुटेज संभालेगा। अजिन कहती है कि वहाँ कोई कैमरा नहीं है और वो इन्मो को कॉल करके सब बताती है। वर्तमान में संग भी अंतिम संस्कार में आता है। इन्मो उसे देखकर उसके केस की जानकारी याद करता है, जहाँ संग के ऊपर एक लड़की के पिता की हत्या का आरोप था। इन्मो संग से सच पूछता है। संग कहता है कि इस सब में अजिन का कोई संबंध नहीं है। अजिन ये सब सुन लेती है और संग से बोलती है उसने बदला लेने का मौका क्यों जाने दिया। संग कहता है कि वो अब बदला नहीं लेना चाहता। उसके मन में अजिन के लिए बुरा लगने लगा है और संग वहाँ से चला जाता है। लिम को उसके सीनियर आदेश देता है कि अजिन के खिलाफ बनी पोस्ट की जानकारी निकालो। लिम जब सांगी से बात करता है तो सांगी कहती है कि उसने ऐसी कोई पोस्ट नहीं की। अजिन इंगांग से मिलने जाती है और वहाँ एक बड़े डायरेक्टर यंग को देखकर बात करती है। यंग कहता है कि अजिन का रिश्ता बहुत पब्लिक हो चुका है, इसलिए वो उसके साथ काम नहीं कर सकता। बाद में अजिन मिरी से कहती है कि शायद अब उसे इंगांग से रिश्ता खत्म कर देना चाहिए। अगले दिन इंगांग ग्रैंडमा के घर जाता है, जहाँ पड़ोसी बताते हैं कि अजिन के आने से पहले ग्रैंडमा रो रही थी और पास वाले घर में कैमरा फुटेज है, लेकिन पुलिस उसे पहले ही ले गई है। इसी बीच जियाहो जुनसियो को एक पेन ड्राइव देता है और कहता है कि उसे अजिन पर पूरा भरोसा है, वो किसी का खून नहीं कर सकती। फिर अजिन और मिरी यंग से मिलने जाते हैं, लेकिन यंग साफ मना कर देता है कि इंगांग की वजह से अजिन को बहुत क्रिटिसिज्म झेलना पड़ेगा। अब अजिन ब्रेकअप का फैसला कर लेती है। वो इंगांग से मिलकर कहती है कि शादी का सोचना उसकी गलती नहीं थी, पर करियर खतरे में है, इसलिए रिश्ता खत्म करना पड़ेगा। इंगांग टूट जाता है, लेकिन अजिन बताती है कि डायरी उसी ने चुराई थी और ये सब उसका प्लान था और अब उसे इंगांग की जरूरत नहीं है। अजिन कार चलाती हुई लिम को कॉल करती है और ब्रेकअप की न्यूज अगले दिन पब्लिश करने को कहती है। पीछे एक कार उसका पीछा कर रही होती है और जियाहो बाइक पर इसे नोटिस करके अजिन को सावधान करता है। तभी कई कारें आकर जियाहो पर हमला कर देती है और वो बुरी तरह घायल हो जाता है। दूसरी ओर मिरी इंगांग से बात करती है, लेकिन अगली सुबह इंगांग बाथटब में नस काटे हुए मृत मिलता है। मिरी टूटकर रोने लगती है। जुनसियो अस्पताल पहुंचता है, जहां जियाहो एडमिट होता है और वहां उसे खबर मिलती है कि इंगांग ने सुसाइड कर लिया है। जुनसियो अजिन के घर पहुंचकर पूछता है कि वो इतनी हार्टलेस कैसे हो सकती है। अजिन कहती है, मैंने उसे नहीं मारा, वो देख नहीं पाया इसलिए मर गया। फिर अजिन जुनसियो को गले लगाकर कहती है कि उसकी माँ ने उसे मारने की कोशिश की थी और वो अभी भी ट्रॉमा में है। जुनसियो उलझन में पड़ जाता है। इंगांग के फ्यूनरल में सब दुखी है। मेरी लिम को बुलाकर कहती है कि अब वो अजिन के खिलाफ सबूत देगी और अजिन को वही वापस फेंक देगी जहाँ से वो आई थी। कंपनी के बाहर इंगांग के फैंस अजिन पर हमला करने लगते हैं, लेकिन सांगी आकर उसे बचाती है और घर ले जाती है। बाद में सांगी अजिन को ब्लैकमेल कर पैसों की मांग करती है और अजिन का बैग लेकर चली जाती है। एक नया आदमी दिखाई देता है जो अजिन की फोटो देख रहा होता है। वही आदमी जियाहो पर हमला करवाता है। फ्लैशबैक दिखाई देता है। ग्रैंडमा गिरने के दौरान कैमरे में रिकॉर्ड हो चुका था कि अजिन ने कुछ गलत नहीं किया। अस्पताल में अजिन सच में ग्रैंडमा के बचने की प्रार्थना कर रही थी, पर उस रहस्यमयी आदमी को अजिन पसंद आ गई थी और जब उसने अजिन को जियाहो के साथ देखा तो वो जलन से भर गया और इसलिए उसने जियाहो पर हमला करवाया। अजिन को लॉन्ग स्टार कंपनी से निकाल दिया गया है और ये खबर तेजी से वायरल हो जाती है। गुस्से में अजिन अपना कॉन्ट्रैक्ट लेकर कंपनी पहुंचती है। वहाँ मेरी रूफटॉप पर मौजूद होती है और उन सभी कंपनियों को कॉल करके चेतावनी दे रही होती है कि अगर किसी ने भी अजिन को साइन किया तो वो उनकी कंपनी को बर्बाद कर देगी। तभी अजिन वहाँ आ जाती है। अजिन पूछती है कि मेरी ये सब क्यों कर रही है, जबकि इंगांग की मौत की वजह वो नहीं है।
लेकिन मेरी पूरा दोष अजिन पर डालती है और कहती है कि वो अजिन को वही वापस पहुंचा देगी जहां से उसने उसे उठाया था। वो धमकी देती है कि वो अजिन के पिता के मर्डर वाला पूरा अतीत दुनिया के सामने ला देगी और तब अजिन का कोई भविष्य नहीं बचेगा। अजिन रोते हुए नहीं बल्कि ठंडे गुस्से में कहती है, इस सब में तुम्हारा फायदा भी था, है ना। मेरी सुनने से इनकार करती है और कहती है कि अगर अजिन को बाहर निकालने में शर्माए तो छत से कूदकर जान दे दे। तभी अजिन उसका हाथ पकड़कर उल्टा खुद को चोट पहुंचाने लगती है और कहती है, इंगांग 10 साल से डिप्रेशन में था, लेकिन तुमने कभी मदद नहीं की। जब तक वो मेरे साथ था वो खुश था, उसकी मौत के लिए तुम मुझसे ज्यादा जिम्मेदार हो। इतना कहकर अजिन वहाँ से चली जाती है और मेरी चीखने लगती है। उधर यून फिर से पैसों के लिए जुनसियो के दादाजी के घर पहुँचती है, लेकिन सिक्योरिटी उसे निकाल देती है क्योंकि जुनसियो पहले ही दादाजी को यून से मिलने से रोक चुका है। यून लगातार जुनसियो को कॉल करती है लेकिन वो फोन नहीं उठाता। फिर जुनसियो मिरी से मिलता है। वो कहता है कि अब वो कंपनी में और निवेश नहीं कर सकता क्योंकि वहाँ अब अजिन नहीं है, लेकिन मिरी साफ कहती है, कुछ भी हो जाए मैं अजिन को कंपनी में वापस नहीं लूंगी। अजिन गुस्से में गाड़ी चलाते हुए लगभग एक्सीडेंट कर देती है। घर के पार्किंग लॉट में जुनसियो उसका इंतजार करता मिल जाता है। तभी अजिन के फोन पर यून का कॉल आता है। अजिन स्पीकर ऑन कर देती है। यून कहती है कि उसने जुनसियो से माफी मांग ली है, लेकिन अगर जुनसियो पैसे नहीं देगा तो जिनसे उसने कर्ज लिया है वे उसे मार डालेंगे और उसकी सर्जरी भी है, उसे जुनसियो की किडनी चाहिए। अजिन बोलती है, जुनसियो सब सुन रहा है, दिखावा करने की जरूरत नहीं है। यून तुरंत फोन काट देती है। अजिन जुनसियो से कहती है कि उसकी माँ कभी नहीं बदलेगी और अगर उसने फिर बचपन जैसा हमला किया तो जुनसियो उसे कहता है कि वो यून के कॉल रिसीव न करे। अजिन उसे याद दिलाती है कि उसकी माँ ने उसकी जिंदगी नर्क बना दी थी। ये कहकर वो चली जाती है। तभी जियाहो भी वहाँ पहुँच जाता है और तीनों अगले कदम पर चर्चा करते हैं। अगले दिन जुनसियो यून को अस्पताल ले जाता है। वो किडनी देने के लिए तैयार हो जाता है और कहता है कि वो उसके कर्ज भी चुका देगा, लेकिन बदले में यून को ग्रैंडपा और अजिन से दूर रहना होगा। यून वादा करती है। उधर लॉन्ग स्टार कंपनी में पुलिस आती है। मिरी को गिरफ्तार कर लिया जाता है ब्लैकमेल, अवैध कामों और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में। न्यूज में ये भी सामने आता है कि लेना का एक्सीडेंट भी मिरी की वजह से हुआ था, लेकिन अजिन के अतीत से जुड़ी कोई खबर सामने नहीं आती। लिम को नौकरी से निकाल दिया जाता है। अजिन ये देखकर मुस्कुराती है पर समझ नहीं पाती कि उसके बारे में कोई खबर क्यों नहीं आई। जुनसियो सर्जरी की तैयारी में कॉल करता है। अजिन को लगता है कि वो बहुत शांत है जबकि अपनी किडनी देने जा रहा है। जुनसियो कहता है कि अब मेरी का अध्याय खत्म है और अस्पताल आने की जरूरत नहीं। कॉल कट हो जाता है। उधर जियाहो एक दुकान से बाहर निकलता है। कोई उसका पीछा कर रहा होता है। वो अपनी जासूसी एजेंसी के बॉस से कार की जानकारी पूछता है, लेकिन बॉस बताता है कि नंबर फेक थे और जिस आदमी ने जियाहो पर हमला करवाया था वो बहुत खतरनाक है और अजिन की वजह से जियाहो को निशाना बनाया। फिर पता चलता है वो आदमी मून डो ह्युक कोरिया का बेहद बड़ा बिजनेस टाइकून है और वो समझता है कि जियाहो और अजिन रिलेशनशिप में है। अजिन को एक कंपनी मीटिंग के लिए कॉल आता है। घर से निकलते समय वो सांगी को देखती है जिसने उसका घर अस्त व्यस्त कर रखा है और हर दिन वही रहती है। सांगी कहती है कि अब अजिन के पोस्ट पर कोई हेट नहीं है, सब लोग उसे फिर से पसंद करने लगे हैं। अजिन उसे अनदेखा करके निकल जाती है, लेकिन सांगी चोरी से अजिन का एक महंगा बैग चुरा ले जाती है बेचने के लिए। जियाहो अजिन को ड्रॉप करने जाता है। अजिन बताती है कि उसकी ड्राइविंग होते होते हादसा बन गई थी, इसलिए उसने जियाहो को बुलाया। जियाहो कहता है, जब भी जरूरत हो मुझे बुलाना और सावधान रहना। अजिन सिर हिलाती है। अजिन डो एंटरटेनमेंट कंपनी पहुंचती है। वहां उसे बेहतरीन ऑफर मिलता है। मैनेजर बताता है कि डोह्युक नहीं अजिन की सारी खबरें छिपाई और 2 कंपनियों को उसे साइन करने के लिए पुश किया। अजिन हैरान रह जाती है। वो कॉन्फ्रेंस हॉल में डोह्युक को स्पीच देते देखती है। सबके जाने के बाद डोह्युक उसके पास आता है और कहता है, तुम देर से आई। अजिन पूछती है, तुमने मेरे लिए ये सब क्यों किया? डोह्युक कहता है वो उसके अतीत को जानता है, उसके संघर्ष को जानता है, इसलिए वो उसको सब देना चाहता है। फिर शांत आवाज में कहता है, बदले में तुम मुझसे शादी करोगी। अगर तुम मेरी पत्नी बन जाओ तो तुम्हारा अतीत हमेशा के लिए मिट जाएगा। अजिन बिना जवाब दिए मुस्कुराती है। उधर जियाहो के ऑफिस में कोई चुपके से पेट्रोल फैला देता है और सिलेंडर का पाइप काट देता है। जियाहो और जुनसियो कमरे के अंदर होते हैं। जियाहो को गंध आती है और वो कांच तोड़कर बाहर निकलने की कोशिश करता है, लेकिन तभी भीषण धमाका होता है। उधर डोह्युक अजिन से कहता है कि अगर वो उससे शादी कर ले तो वो उसे वो सब देगा जो वो चाहती है। सबसे महंगी फिल्में, इंटरनेशनल शो, सब कुछ सिर्फ अजिन का होगा। डोह्युक उसे रिंग पहना देता है और अजिन मुस्कुरा देती है। दूसरी तरफ जियाहो और जुनसियो ब्लास्ट से बच जाते हैं क्योंकि वे 2nd फ्लोर से कूद गए थे। जियाहो अजिन को कॉल करता है पर वो फोन रिसीव नहीं करती। तभी जुनसियो को अपने ग्रैंडपा के असिस्टेंट का कॉल आता है और वो हॉस्पिटल भागता है, लेकिन पहुंचते तक उसके ग्रैंडपा की मौत हो चुकी होती है। उधर सांगी अजिन का सारा एक्सपेंसिव सामान बेचने आती है, लेकिन पुलिस उसे पकड़ लेती है क्योंकि अजिन ने चोरी की शिकायत की होती है। पुलिस स्टेशन में कॉल पर अजिन कहती है कि उसने ही सामान दिया था और इसलिए पुलिस सांगी को छोड़ देती है। सांगी अजिन से मिलने घर जाती है और कहती है कि उसने सिर्फ मदद करना चाहा था, लेकिन अजिन गुस्से में बोलती है कि उसने कभी उसे मदद करने को नहीं कहा।
और फिर कभी उसके सामान को छूने की कोशिश भी मत करना। इस पर दोनों के बीच फिर से बहस होती है। जुनसियो अपने ग्रैंडपा की फ्यूनरल में होता है। यून भी आती है, लेकिन ड्रंक होकर हंगामा करती है। वो चिल्लाकर कहती है कि जुनसियो उनका असली खून नहीं है। जुनसियो सदमे में रह जाता है। बाद में वो यून से अकेले में पूछता है और यून सच स्वीकार करती है। वो जुनसियो को सिर्फ पैसों के लिए इस्तेमाल कर रही थी और ये बात अजिन को पहले से पता थी, इसलिए बचपन से वो यून को ब्लैकमेल करती थी। जुनसियो की दुनिया एक ही दिन में पूरी बदल जाती है। थोड़ी देर बाद जुनसियो अजिन से मिलने जाता है। अजिन सूटकेस लेकर निकल रही होती है और कहती है कि उसके लिए उसका गुड लाइफ इंतजार कर रहा है। जुनसियो अपने इलिजिटिमेट होने की बात पूछता है और अजिन बिना किसी पछतावे के कहती है कि अगर जुनसियो को सच पता चलता तो लोग उसे आज जैसा नहीं जानते, इसलिए उसे असल में अजिन को थैंक यू कहना चाहिए। अजिन तब वहाँ से चली जाती है और जुनसियो अकेला टूटकर रोने लगता है। अजिन अब एक भव्य मैंशन में पहुँचती है जहाँ उसकी पर्सनल मेड गोंग होती है। कमरे में उसे अपना शादी का कार्ड मिलता है और वो मुस्कुरा देती है। अब हर न्यूज चैनल पर डो ह्यूक और अजिन की शादी की खबर चल रही होती है। दोनों अब एक पावर कपल माने जा रहे हैं। जियाओ ये सब टीवी पर देखता है, लेकिन उसका बॉस टीवी बंद कर देता है और कहता है कि अजिन अब बहुत आगे बढ़ चुकी है। लेकिन जियाओ को पूरी तरह यकीन है कि ब्लास्ट एक्सीडेंट नहीं बल्कि एक प्लान था। अजिन मैंशन में लॉक स्टडी रूम पर जाती है, लेकिन गोंग बताती है कि डो ह्यूक की पहली पत्नी को भी वहाँ जाने की इजाजत नहीं थी। बाद में डिनर पर अजिन स्टडी रूम मांगती है, पर डो ह्यूक उसे मना कर देता है और कहता है कि अजिन जो चाहे वो उसे खुद दिलाएगा। जब अजिन अपनी स्क्रिप्ट में मर्डर सीन बताती है तो डो ह्यूक पूछता है कि क्या उसने कभी किसी का मर्डर किया है। अजिन जवाब नहीं देती। रात में अजिन को पुराने बेक वाले मर्डर की डरावनी यादें और सपने आते हैं। वो बाहर स्मोक करने लगती है। उसे समझ में आने लगता है कि वो अब उसी ट्रैप में फंस रही है जो कभी वो दूसरों के लिए बनाती थी। शूटिंग के दौरान कुछ स्टाफ उसे गोल्ड डिगर कहते हैं कि ईगांग की मौत के तुरंत बाद उसने डो ह्यूक से शादी कर ली। अजिन बिना कुछ कहे वहाँ से चली जाती है। एक दिन अजिन घर में होती है और उसे पीरियड होता है। वो पेन किलर लेती है और शावर लेकर आती है तो उसके लिए पैड्स पहले से रखे हुए होते हैं। वो डर जाती है, कोई उसे मॉनिटर कर रहा है। अगले दिन पुल साइड पर संवाद के दौरान सांगी नौकरानी के वेश में कमरे में घुसकर अजिन पर चाकू से हमला करने आती है। वो कहती है कि अजिन की वजह से उसकी जिंदगी बर्बाद हुई और वो उसे चैन से नहीं जीने देगी। लड़ाई में चाकू उल्टा संगी के चेहरे पर लग जाता है और उसका चेहरा कट जाता है। वो चीखने लगती है और अजिन ठंडी मुस्कान के साथ उसे देखती है। ये सब डो ह्यूक चुपचाप खड़ा होकर देख रहा होता है। पास खड़ा डो ह्यूक ये सब बेहद शांति से देख रहा होता है, जैसे उसे पहले से पता था कि ऐसा कुछ होने वाला है। कुछ देर बाद स्टाफ भी वहाँ पहुँच जाते हैं और डो ह्यूक अजिन को वहाँ से ले जाता है, जबकि संगी चीखते हुए वही रह जाती है। अजिन जब अपने कमरे में होती है तो उसे पास खड़ा जुन सेओ दिखाई देता है। उसे लगता है शायद वो सपना देख रही है, क्योंकि जुन सेओ उसके पास कभी खुद से आता ही नहीं। लेकिन अब अजिन को अपने बीते हुए फैसलों पर पछतावा होने लगता है। खबर वायरल हो जाती है कि अजिन की क्लासमेट ने उस पर हमला किया। जिया हो भी ये न्यूज देखकर संगी को गालियां देता है, लेकिन वो अजिन से संपर्क नहीं कर पाता। अजिन की तबीयत थोड़ी ठीक होती है तो वो डो ह्यूक से फोन पर बात करती है। डो ह्यूक उसे बताता है कि संगी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और अगर अजिन ठीक महसूस करे तो जल्द से जल्द शूटिंग पर वापस जाए ताकि रूमर्स खत्म हो। अजिन मान जाती है। उधर जियाहो को अपने बॉस से महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। डो ह्यूक की पहली पत्नी को मेंटल इलनेस के कारण अस्पताल में रखा गया था, लेकिन अब वो मिसिंग है और संगी को भी उसी असाइलम में रखा गया है। बॉस जियाहो को एक पेन ड्राइव देता है जिसमें असाइलम की फुटेज होती है। जियाहो को फुटेज में डो ह्यूक का मैनेजर दिखाई देता है, वही आदमी जिसने पहले जियाहो पर हमला किया था। वो नोटिस करता है कि डो ह्यूक के सभी आदमियों के हाथ पर क्रॉस का निशान है। अब उसे पक्का यकीन हो जाता है कि उसकी जान पर हमले भी डो ह्यूक नहीं करवाए थे। दूसरी तरफ जुन सेओ अपनी माँ यून के साथ समय बिताने की कोशिश कर रहा होता है। तभी एक व्यक्ति उससे मिलता है जो जुन सेओ का फैन बताया जाता है, लेकिन वो बताता है कि अजिन की लाइफ पर रूमर्स और संगी वाली घटना अब ट्रेंड में है और उस पर डॉक्यूमेंट्री बनाने का प्लान है। जुन सेओ को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं होता कि अजिन की जिंदगी में आजकल क्या चल रहा है। वो वहाँ से निकलते ही जियाहो को कॉल करता है। अजिन अपने घर में हेल्यूसिनेशन का शिकार होने लगती है। उसे लगता है कि सर्वेंट्स उसके बारे में गलत बातें कर रहे हैं और कोई लड़की उसे मारने आ रही है। तभी गुआन के आने से वो होश में आती है और अपना टी पीने लगती है, लेकिन बाद में उसे याद नहीं रहता कि वो यहाँ कैसे आई, टी वाला कब कहा गया और कमरे में इतनी तोड़फोड़ किसने की। ऊपर वाले कमरे का ताला टूटा हुआ मिलता है। अजिन अंदर जाती है जहाँ दीवारों पर डो ह्यूक की पहली पत्नी की तस्वीरें लगी होती है। फिर गुआन उसे बताती है कि ये सब अजिन ने खुद किया था। टूट फूट, हमला, स्टडी रूम खोलना, सब। अजिन को धीरे धीरे याद आता है कि हेल्यूसिनेशन के वक्त उसी ने ये सब किया था। अब उसे समझ आता है कि उसके साथ कुछ गड़बड़ हो रही है। अजिन दोबारा शराब पीती है, लेकिन समझ आ जाता है कि ये नशा सिर्फ शराब का नहीं, उसे कुछ और दिया जा रहा है। अगले दिन शूटिंग के दौरान अजिन लगातार बेसबॉल बैट वाला वायलेंट सीन सही से नहीं कर पाती, क्योंकि हर बार उसे बीक का मारा हुआ चेहरा नजर आता है। कई रीटेक्स के बाद वो आखिरकार परफॉर्म करती है,
लेकिन असल में वो एक्टर को बीक समझकर बुरी तरह मार देती है। शूटिंग रुक जाती है, सभी घबरा जाते हैं और अजिन को एहसास होता है कि उसने क्या कर दिया है। बाद में अजिन जब डायरेक्टर से स्क्रिप्ट में बदलाव के बारे में पूछती है तो उसे पता चलता है कि ये बदलाव प्रोड्यूसर डो ह्योक ने करवाया था। अजिन गुस्से में ऑफिस जाकर डो ह्योक से सवाल करती है। डो ह्योक साफ बोलता है उसे बहुत मजा आता है जब अजिन डरती है, इसलिए वो उसे उसके पास्ट को कभी भूलने नहीं देगा। वो यहाँ तक कह देता है कि अजिन की माँ की मौत के लिए अभी तक सजा चल रही है। अचानक डो ह्योक अजिन को पूल में धक्का दे देता है। पानी में तड़पते हुए अजिन के सारे पुराने फ्लैशबैक वापस आ जाते हैं। डो ह्योक फिर जुन सेओ को कॉल करता है और बोलता है मैं अब इसे संभाल नहीं सकता, इसे ले जाओ। जुन सेओ पहुँचता है। अजिन रोती हुई पूछती है क्या तुम मेरी मदद करोगे? जुन सेओ कहता है कि डो ह्योक बहुत खतरनाक है और अभी अजिन को कुछ नहीं करना चाहिए, लेकिन अजिन सुनती नहीं। वो कहती है मैं बदला लेकर आऊंगी और वहाँ से चली जाती है। घर पहुंचकर वो जियाहो द्वारा दिया गया स्पेयर फोन निकालती है और उसे कॉल करती है। जियाहो कहता है कि वो अजिन के लिए कुछ भी करेगा। अगले दिन अजिन डो ह्योक के सामने एकदम नॉर्मल बिहेव करती है, जिससे डो ह्योक भी हैरान रह जाता है। उधर जियाहो डो ह्योक के मैनेजर से खुलेआम भिड़ जाता है। उसके जाने के बाद मैनेजर डो ह्योक को पूरी बात बता देता है। डो ह्योक अजिन की लॉयल्टी चेक करने के लिए उसके सामने कहता है कि जियाहो को मार देना चाहिए, लेकिन अजिन का चेहरा बिल्कुल खाली रहता है, जैसे उसे सुनाई ही नहीं दे रहा हो। जियाहो ऑफिस में होता है, तभी डो ह्योक के आदमी उसे घेर लेते हैं। जियाहो किसी तरह भागता है और अपनी बाइक पर निकलता है, पर दर्जनों कारें उसका पीछा कर रही होती है। उसी समय अजिन अपनी फिल्म का लास्ट शॉट दे रही होती है और दूसरी तरफ दर्जनों आदमी जियाहो को घेर कर बेरमी से पीट रहे होते हैं। जियाहो घसीटते हुए कैमरा की तरफ देखता है और फ्लैशबैक आता है। उसने पहले से अपने बॉस को बोला था कि उसका फोन एक स्पेयर फोन से कनेक्ट कर दिया जाए, ताकि अगर कोई उसके फोन से छेड़छाड़ करे तो सब रिकॉर्ड होकर स्पेयर फोन में सेव हो जाए, क्योंकि उसने पहले ही वहाँ पर कैमरा लगा दिया था। बॉस को नहीं पता था कि जेहो ऐसा क्यों कर रहा है, लेकिन फिर भी वो उसकी मदद करने के लिए मान गया था। प्रेजेंट में जेहो उन गुंडों को प्रोवोक करता है। वो कहता है कि उसे पता है कि डो ह्योक ने ही उन्हें भेजा है और अगर डो ह्योक कुछ नहीं बोलेगा तो वो उसे नहीं मारेंगे। पर गुंडे कहते हैं डो ह्योक ने पहले ही उसके मर्डर का ऑर्डर दे दिया है। जेहो हंसने लगता है। खैर वे सभी जेहो को पकड़कर रूफटॉप से नीचे फेंक देते हैं। अपने आखिरी पल तक जेहो अजिन के बारे में सोच रहा होता है। उसे लगता है कि उसने अपनी जान देकर अजिन को बचा लिया, चाहे अजिन ने हमेशा उसका इस्तेमाल ही क्यों न किया हो। और उसके साथ ही जेहो की मौत हो जाती है। जुनसियो अपने पुराने फोटो एल्बम देख रहा होता है, तभी उसे जेहो के नंबर से एक लिंक आता है। वो लिंक खोलते ही देखता है कि जेहो को कैसे मारा गया और वीडियो में डो ह्योक की सीधी इन्वॉल्वमेंट का कन्फेशन रिकॉर्ड था। जुनसियो जेहो के नंबर पर कॉल करता है, लेकिन फोन तो डो ह्योक के मैनेजर के पास होता है। वे वीडियो डिलीट करने की कोशिश कर रहे होते हैं। उसी समय जेहो की लाश को एक ड्रम में पैक किया जा रहा होता है, पर ये नहीं दिखाया जाता कि शरीर के साथ बाद में क्या किया गया। उधर अजिन घर लौटकर अपने कमरे में जाती है। वो जेहो के दिए गए फोन पर वही लिंक देखती है, लेकिन उसे ओपन नहीं करती। वो कई बार जेहो को कॉल करती है, पर फोन नहीं लगता। अजिन शॉवर ऑन करके शांति पूर्वक रोने लगती है। उसे समझ नहीं आता कि अब उसकी लाइफ किस दिशा में जाएगी। दूसरी तरफ जुनसियो दौड़ता हुआ जेहो के ऑफिस पहुंचता है। बॉस पहले से जान चुका होता है कि जेहो ने सब अजिन के लिए किया था। वो सारे वीडियो जुनसियो को दिखाता है। अगली सुबह अजिन और डो ह्योक एक ही बेड पर होते हैं। अजिन बाहर जाती है, डो ह्योक भी जाता है। आज घर में कोई सर्वेंट नहीं होता। अजिन कहती है उसने सबको घर से भेज दिया है ताकि उससे प्राइवेटली बात कर सके। अजिन बोलती है आज के बाद डो ह्योक बिना परमिशन उसे टच नहीं करेगा। किस नहीं करेगा, उसकी सांस तक उसे टच नहीं करनी चाहिए। डो ह्योक कहता है कि वो उसका हस्बैंड है। अजिन मुस्कुराते हुए जेहो की मौत वाली वीडियो डो ह्योक को दिखा देती है। डो ह्योक हिल जाता है। अजिन कहती है जेहो कितना प्राउड होगा कि उसने अपनी जिंदगी देकर मुझे बचाया। और यही वो मोमेंट होता है जब डो ह्योक समझ जाता है कि अजिन पहले दिन से भूलने की एक्टिंग कर रही थी। जुनसियो अजिन पर गुस्से में कॉल करता है, तुम्हारी वजह से जेहो मर गया। अजिन ठंडे स्वर में कहती है वो मेरा सच्चा दोस्त था, इसलिए उसने ऐसा किया। वो जुनसियो को डो ह्योक के खिलाफ मदद करने के लिए कहती है। जुनसियो मना कर देता है और कॉल काट देता है। गुस्से में जुनसियो सीधे डो ह्योक के पास पहुंचता है। वो डो ह्योक को अपने मैनेजर के कैमरा फुटेज दिखाता है, जिसमें सब रिकॉर्ड था। जुनसियो चेतावनी देता है अगर डो ह्योक ने अजिन को छुआ भी तो ये सब मीडिया में चला जाएगा। डो ह्योक पहली बार किसी को चुपचाप देखता रह जाता है। जुनसियो उसी आदमी से संपर्क करता है जो अजिन की लाइफ पर डॉक्यूमेंट्री बनाना चाहता था। कुछ समय बाद अजिन की नई मूवी रिलीज होती है और वर्ल्ड वाइड ब्लॉकबस्टर हो जाती है। अजिन अब सुपरस्टार बन चुकी होती है। अजिन अवार्ड शो के लिए तैयार हो रही होती है। जुनसियो कॉल करता है, पर अजिन उसे इग्नोर कर देती है। उधर जुनसियो डॉक्यूमेंट्री वाले आदमी के साथ होता है और कहता है आज अजिन की लाइफ का सबसे यादगार दिन होगा। रेड कारपेट पर अजिन खूबसूरत तरीके से एंट्री लेती है, लेकिन उसी समय टीवी पर उसकी पूरी डॉक्यूमेंट्री लाइव चलने लगती है। उसमें अजिन के सारे जुर्म, गलतियां, मैनिपुलेशन, इंगांग के भाई सांगी और यहाँ तक कि अपने पिता को मरवाने की प्लानिंग तक एक्सपोज हो जाती है। अजिन स्टेज पर बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड लेती है।
लेकिन कोई ताली नहीं बजाता। स्टेज से उतरकर वो बैक स्टेज जाती है और वहाँ पूरी डॉक्यूमेंट्री चल रही होती है। जुनसियो खुद अजिन को एक्सपोज कर रहा होता है। अजिन भागती है, सभी उसे कैमरे में कैद करने लगते हैं। सड़क पर जुनसियो अपनी कार रोकता है और अजिन को अंदर बैठाता है। अजिन पूछती है, तुमने ये सब क्यों किया? जुनसियो शांत स्वर में जवाब देता है, मैंने तुम्हारी लाइफ से सब साफ कर दिया, अब हम दोनों आराम से हेल में जाएंगे। अजिन मुस्कुराती है, तुम ही एक हो जिसने हमेशा मुझे रोक कर रखा। जुनसियो आई लव यू कहता है और उनकी कार गहरी खाई में गिर जाती है। इसके बाद यून जुनसियो के रूम में आती है और उसका लेटर पढ़कर टूट जाती है, क्योंकि उसमें लिखा था वो उसे कभी माफ नहीं करेगा। अगले दिन खबर आती है, जुनसियो की डेथ कंफर्म, लेकिन अजिन का कोई पता नहीं। डो ह्यूक उसकी तलाश करने को कहता है। तभी एक वीडियो सामने आता है। एक्सीडेंट के तुरंत बाद अजिन कार से बाहर निकल रही थी। डो ह्यूक ये देखकर घबरा जाता है। फिर अजिन की मेमोरियल दिखती है जहाँ कोई रहस्यमय शख्स आता है। सिर्फ उसका हाथ दिखाया जाता है जो जरूर अजीन होगी। अंत में फ्लैशबैक आता है। अजिन एक्सीडेंट के बाद कार से बाहर निकलने की कोशिश कर रही थी। जुनसियो जिंदा था। उसने अजिन का हाथ पकड़ा, लेकिन अजिन ने उसका हाथ छुड़ा दिया। अकेले बाहर निकल गई। खाई चढ़कर मेन रोड पर आ गई, मुड़ी और नीचे पड़े जुनसियो को देखकर हंसने लगी। मतलब चाहे कुछ भी हो जाए, अजिन कभी नहीं रुकेगी। और यही ड्रामा यही समाप्त होता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं न्यू स्टोरी के साथ।